महाराष्ट्र में भी जनता का फैसला कल आने जा रहा है, लेकिन आज महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता अभी से इस बात की तैयारी में भी लगे हैं कि नतीजों के आने के बाद अपने विधायकों को टूट फूट से कैसे बचाया जाएगा, और अगर बहुमत से थोड़ा बहुत पीछे रह गए तो निर्दलियों का समर्थन का जुगाड़ कैसे किया जाएगा। आज कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी तीनों पार्टियों ने अलग अलग मीटिंग्स की, उम्मीदवारों से बात की, काउंटिंग को लेकर उन्हें गाइडलाइंस दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो को हैंडल करने के लिए 3 सीनियर नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया है। ये हैं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर। ये ऑब्जर्वर के तौर पर महाराष्ट्र जाएंगे। नाना पटोले ने आज कहा कि उन्हें आशंका है कि काउंटिंग में बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं। पटोले ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी की मेजॉरिटी आना तय है, लेकिन बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है, इसलिए नतीजों के तुरंत बाद ही सारे विधायकों को मुंबई लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़े होने के हमको अंदाज है और इसलिए हम पूरे सतर्क हैं और कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई हो। जनता के हिसाब से जो लोगों ने कॉल दिया है उसी आधार पर रिजल्ट आना चाहिए वहां पे, क्योंकि बीजेपी गड़बड़ करके चुन के आती है। ऐसे बार बार कई राज्यों में देखा है। जैसे ही रिजल्ट लगेंगे वैसे विधायकों को मुंबई लाया जाएगा। कल ही अगर दोपहर तक रिजल्ट आते तो शाम को बहुमत हमारा आएगा, तो हम कल ही दावा करेंगे। वैसे भी हमारी मेजॉरिटी आएंगी, ये हमारी उम्मीद है। अगर तो भी हमारे कई विधायक जो इंडिपेंडेंट है उनसे संपर्क में है। काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका विजय वडेट्टीवार ने भी जताई। वडेट्टीवार ने कहा कि पहले भी ईवीएम हैक होने की खबरें आई हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलने के 12 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो आजकल हैकर्स ये हैकिंग की बात हो रही है ईवीएम की, बड़े कुछ अभी वनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को पकड़ा गया, नवी मुंबई में यही प्रकार हुआ। तो इसमें कार्यकर्ता ने थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और उन्होंने सीरियसली इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उस एरिया में कोई भी नहीं रहे और काउंटिंग के बाद तुरंत जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो एमएलए ने तुरंत मुंबई में पहुंचने के लिए भी 23 तारीख को रात में या 24 को मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुंचे, ये भी हमने सबको सूचना दिया है, उनको अवगत कराया और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 165 के आसपास रहेंगे। 12 घंटे के अंदर में सीएम का घोषणा होगा। 48 तास रहते हैं, 48 रिजल्ट के बाद तो 12 घंटे के अंदर में सीएम का फेस महाविकास आघाड़ी का होगा। संजय राउत तो बहुत आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के 160 विधायक चुनकर आएंगे, लेकिन वो छोटी पार्टियों और बागियों से भी बातचीत कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में यह तय हुआ है, यह तय नहीं हुआ है कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा, बल्कि चुनाव के बाद मुंबई में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस हाईकमान बैठेंगे और मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल करेंगे। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं, लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। वैसे हलचल महायुति के खेमे में भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को ब्रीफ किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों से बात की। देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी आज महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई। इस बैठक में प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, चित्रा वाघ, पराग शाह
ये तमाम नेता शामिल हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी उस वक्त एमएनएस के नेता बालानंद गांवकर भी वहां पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो तो फडणवीस को एक कार्यक्रम का न्योता देने के लिए आए थे। मीटिंग के बाद प्रवीण दरेकर ने कहा कि इस बैठक में चुनाव के बाद के हालात को रिव्यू किया गया और काउंटिंग की रणनीति तैयार की गई। कुछ भी ऐसा मीटिंग नहीं, जो चुनाव हुआ उसका आकलन, उसका आड़ा रिव्यू लेने का काम था। और कल चुनाव के बाद कैसा आगे जाना, इसके ऊपर चर्चा थी। कई लोग हम मिले थे। और इस वक्त हमारे संवाददाता सचिन चौधरी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ने सरकार बनाने की तैयारी सचिन अभी से शुरू कर दी है। क्या रणनीति बनी है दोनों खेमों के अंदर? जी सौरभ, सबसे पहले बात करते हैं महाविकास आघाड़ी। तो महाविकास आघाड़ी की लिए ये कहा जा सकता है कि दूध का जला जो है ताक भी फूंक फूंक कर पीता है। यही रणनीति वो अपना रहे हैं। जब से मतदान हुआ, 20 तारीख को वोट पड़े, उसके बाद से दूसरे दिन उन्होंने संजय राउत हो, जयंत पाटिल हो, सतीश पाटिल हो, बाला साहब थोरात हो, 2 घंटे तक बैठक की हयात होटल में। उसके बाद वो उद्धव ठाकरे से 1 घंटे मिले और शरद पवार से 1 घंटे मिले। आज भी तीनों नेताओं ने सेपरेटली मीटिंग की। शरद पवार ने अपने सभी उम्मीदवारों के साथ फोन पर बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात की और उनको ये आश्वस्त किया कि एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल वो नहीं आएंगे। और उनका ये अंदाज है, उनका ये अनुमान है कि ये 157 सीटें करीबन जो है वो महाविकास आघाड़ी को मिलेगी। उद्धव ठाकरे ने भी यही रणनीति अपनाई, अपने उम्मीदवारों से बात की और उनके पार्टी का यही कहना कि 160 से 165 सीटें मिलेगी। नाना पटोले उन्होंने भी अपने, और चनीथला इन्होंने आज अपने कांग्रेस मुख्यालय से सभी उम्मीदवारों से संपर्क किया और ये कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले तो जो वोटिंग है उस पर नजर रखनी है, कि काउंटिंग जो है उस पर नजर रखनी है और किस वक्त कैसा ऑब्जेक्शन लेना है, ये बातें उनके ध्यान में लाई गई उम्मीदवारों के। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार महज 48 वोटों से हार गया था। पोस्टल वोटिंग को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। तो ये सब बारीकियां उनको समझाई गई और तीनों पार्टियों ने मिलकर एक रणनीति बनाई है कि जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाए, उम्मीदवार जीत जाए, तो उनके विधायकों को वो मुंबई तलब करेंगे और बाड़ीबंदी कर लेंगे। इसके लिए उनकी पीछे की रणनीति है। जो हमें कुछ विधायकों से, कुछ उम्मीदवारों से बातचीत हुई तो उनका यह कहना कि शीर्षस्थ नेताओं ने यह आशंका जताई है कि अगर मान लीजिए बीजेपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपना क्लेम करेगी सरकार बनाने के लिए। और ऐसे में गवर्नर अगर कुछ समय लेते हैं और यार बीजेपी को जोड़ तोड़ के लिए कुछ समय देते हैं, तो ऐसे में जोड़ तोड़ की पुरजोर कोशिश होगी, हॉर्स ट्रेडिंग तक हो सकती है और बीजेपी साम दाम दंड भेद के साथ जो है अपना कमाल दिखा सकती है। और इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरह से 2 पार्टियां टूट गई है। इसलिए कोई भी खतरा नहीं मोड़ लेना चाहती है महाविकास आघाड़ी और इसीलिए वो अब उम्मीदवार जैसे ही चुनकर आएंगे उनको मुंबई तलब करेंगे और उनकी बाड़ेबंदी करेंगे। होटल पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल सकती है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है कल रात से या परसों से हमें देखने मिल सकती है। दूसरी बात अगर हम महायुति की करें तो महायुति बिल्कुल यह आश्वस्त है कि उनकी एक मेजोरिटी वाली सरकार बन जाएगी। करीबन 145 का आंकड़ा, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा वो पार कर लेंगे। 160 तक उनकी भी सीटें आएगी और उससे ज्यादा भी यह आंकड़ा हो सकता है। उनका यह कहना था कि लोवेस्ट उनका परफॉर्मेंस रहेगा करीबन 135 से 140 तक, लेकिन उसके बावजूद वो सरकार बना लेंगे। हालांकि अभी तक देवेंद्र फडणवीस में आज सभी जो तमाम जो बड़े नेता है, बावनकुले भी नागपुर से आए, उनसे मिले, फिर नागपुर चले गए, वो भी लगातार संपर्क कर रहे। देवेंद्र फडणवीस ने आज कई नेताओं से बातचीत की, कई नेता उनके पास आए और उन्होंने उनको यही आश्वस्त किया है कि बीजेपी यहाँ पर महायुति की सरकार बनने जा रही है। शिंदे ने भी अपने विधायकों से, अपने उम्मीदवारों से बातचीत की। उनके बेटे ने भी जो है उनके नेता और प्रवक्ता को समझाया कि किस तरह से पार्टी का पक्ष रखना है, खास कर जब बात आएगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर। और अजित पवार भी पिछले 2 दिनों से अपने उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं, खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र के इलाकों से। और दोनों महायुति और महाविकास आघाड़ी के ने बहुजन विकास आघाड़ी की बातचीत हो, जो पालघर में वहां पर ओहदा रखती है, या फिर अमरावती में बच्चू कडू जैसी पार्टी हो जिनकी कुछ सीटें चुनकर आती है, जन स्वराज पार्टी हो, यहाँ पर कोल्हापुर पश्चिम महाराष्ट्र की बात की जाए तो, और जो निर्दलीय जो बागी है, चाहे फिर शेकाप के हो या फिर बीजेपी के बागी हो या फिर शिंदे शिवसेना के बागी हो, इन लोगों से अभी तक दोनों खेमों ने संपर्क किया है। और महायुति की महाविकास आघाड़ी की तरफ से
कहीं ना कहीं ये मैसेज ना जाए कि महायुति की अगर सरकार बन रही तो उनकी तरफ जाए, तो उनको पाले में करने के लिए पुरजोर कोशिश महाविकास आघाड़ी के नेता अभी से कर रहे हैं। और बीजेपी और महायुति ने भी वो संपर्क किया हुआ है, लेकिन बीजेपी जितनी डरी हुई या सतर्क नजर नहीं आ रही है महायुति, उतनी उससे ज्यादा सतर्क जो है वो महाविकास आघाड़ी जरूर नजर आ रही है। इसके लिए उनको एक खतरा है कि बीजेपी कभी भी तोड़फोड़ की राजनीति कर सकती है, लेकिन उनके मन में डाउट है कि बीजेपी हो सकता है कि राज्य में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका, आपने सारी हलचल बता दी जो हर पार्टी के अंदर चल रही है। इस बीच आज वंचित बहुजन अखाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद उसी अलायंस को सपोर्ट करेगी जो सरकार बनाएगी। प्रकाश अंबेडकर ने ट्विटर पर लिखा कि वो सत्ता में रहना चुनेंगे। हालांकि अब तक प्रकाश अंबेडकर बीजेपी से एक डिस्टेंस बनाकर चलते रहे थे, लेकिन अब सारे ऑप्शंस खुले रखने की बात कहकर प्रकाश अंबेडकर ने महायुति के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा कि वो दोनों अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो भी सरकार आए वो उनके एजेंडे को पूरा करे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये इलेक्शन बहुत ताकत के साथ लड़ा है और कई जगह पर हमारे उम्मीदवार जो है वो जीतने वाले हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स जीत कर आने के बाद जब हमारे पास नंबर्स रहेंगे और अगर यहाँ पर किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है, ये तो दिख रहा है, ना महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है ना महायुति को मिल रहा है, और बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी प्रोसेस अभी चल रही है, तो हमने ये तय किया है कि हम सिर्फ विरोधी पक्ष में नहीं बैठेंगे। तो हमारे जो कैंडिडेट चुनकर आएंगे वो सत्ता में सहभागी होंगे, लेकिन वो सत्ता में सहभागी होंगे मतलब इसका मतलब नहीं है कि हम ब्लाइंडली किसी को भी सपोर्ट कर देंगे। हमारे कुछ आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ है, हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारा एजेंडा है जो लेकर हमने ये इलेक्शन लड़ा है और उसी एजेंडे पर हम ये जीतने वाले हैं। तो उसके साथ जो रहेगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो मान्यता देगा और उसको पूरा करने का हमें आश्वासन देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम युति के साथ कभी नहीं रहे। हमारा अगर आपने हिस्ट्री देखा तो हम बीजेपी के साथ कभी भी नहीं गए हैं, और शिवसेना के साथ भी जब शिवसेना बीजेपी से बाहर निकली तब उसके बाद हम यूबीटी के साथ गए थे। लेकिन अब उन्होंने ऐसा हुआ कि उनके जब हालात बहुत कमज़ोर थे तो उन्होंने हमारे साथ अलायंस कर लिया, खुद की पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर बढ़ा ली और फिर हमें छोड़ दिया। तो एक तरीके से उन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया। हालांकि ये वही वंचित बहुजन अघाड़ी है जिसके मतदान के एक दिन पहले बीजेपी को परेशानी में डाल दिया था। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद तावड़े महाविकास अघाड़ी के निशाने पर आ गए थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने तावड़े पर जमकर हमले किए थे। आज विनोद तावड़े ने राहुल गांधी, खड़गे और सुप्रिया सुले को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया। विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस के नेता या तो उनसे सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगे या फिर लीगल एक्शन के लिए तैयार रहे। विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ जो वहाँ चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, उन्होंने मेरे बारे में कहा। इस प्रकार की बातें जब होती है तो वेदना होती है, और इसलिए मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है। और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफ़ी मांगे या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा।